अगर मैं कहूं कि इस कहानी में सबसे तेज दिमाग किसी जासूस का नहीं बल्कि एक भेड़ का है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन जब एक चरवाहे की रहस्यमयी मौत होती है तो पूरी पुलिस नाकाम हो जाती है और फिर शुरू होती है ऐसी जांच जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। ये कहानी है जॉर्ज हार्डी नाम के एक चरवाहे और उसके फार्म पर रहने वाली भेड़ों की। जॉर्ज उसी फार्म पर खड़ी एक कैरावैन में रहता है। उसने अपनी हर एक भेड़ का नाम रखा हुआ है। उनमें सबसे खास है सेबेस्टियन, जो सबसे बड़ा मेढ़ा है। वो कभी कभी कहीं निकल जाता है लेकिन फिर वापस भी लौट आता है। और फिर है लिली, जो पूरे झुंड की सबसे होशियार भेड़ है। जॉर्ज ये सारी बातें एक चिट्ठी में लिख रहा है। वो लिखता है कि वो हर दिन अपनी भेड़ों को खाना खिलाता है, उनका मनोरंजन करता है और समय पर दवा भी देता है। शाम होते ही वो उन्हें जासूसी और रहस्य से भरी कहानियां पढ़कर सुनाता है। जॉर्ज को लगता है कि भेड़ें बस कहानी सुनने का नाटक करती हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वे उसे समझ ही नहीं सकती। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ये भेड़ें हर बात समझती हैं। वे आपस में चर्चा करती हैं कि कहानी में कातिल कौन हो सकता है। हर भेड़ की अपनी अलग राय होती है, लेकिन लिली तो 2 अध्याय पहले ही कातिल का पता लगा चुकी होती है। सच में वही सबसे होशियार भेड़ है। अगले दिन जब जॉर्ज कहानी पूरी करता है तो लिली का अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है। यहाँ 3 चंचल मेमने भी रहते हैं। ज्यादातर मेमने वसंत में पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ एक सर्दियों में पैदा हुआ मेमना भी है जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। बाकी भेड़ें उसे अपने झुंड का हिस्सा नहीं मानती, इसलिए जॉर्ज उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखता है। यह देखकर भेड़ें तय करती हैं कि जॉर्ज खुद कोई भेड़ नहीं है, क्योंकि वह सर्दियों में पैदा हुए मेमने को समझ ही नहीं पाता। जॉर्ज डेनब्रुक नाम के एक कस्बे के पास रहता है। वहीं कैलेब नाम का एक चरवाहा रहता है। वहीं हेम नाम का कसाई रहता है। वहीं बेथ नाम की सराय चलाने वाली औरत रहती है। और उसी कस्बे के चर्च में रेवरेंड हिलकोट रहता है, जिसके साथ जॉर्ज का रिश्ता काफी उलझा हुआ है। अगले दिन जैसे ही भेड़ों को कैलब का ट्रक दिखाई देता है, वे खुशी से उछल पड़ती हैं। उन्हें कैलब पसंद है। जुड़वा भेड़ें उसके चमचमाते ट्रक को टक्कर मारने की योजना बना रही होती है, लेकिन लिली उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि बिना वजह किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कैलब को देखकर भेड़ों को लगता है कि शायद अब दोनों झुंड एक हो जाएंगे, लेकिन जॉर्ज कैलब को कैरावैन से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। भेड़ें कहती हैं कि ये बहुत दुखद है और इसे भूल जाना ही बेहतर होगा। इस झुंड की हर भेड़ अपनी मर्जी से जो चाहे भूल सकती है, सिवाय मेपल के, क्योंकि वो कभी कुछ नहीं भूलता। इसलिए बाकी सब उससे कहते हैं कि उन्हें ये बात दोबारा याद मत दिलाना। 3 की गिनती पर पूरा झुंड कैलब के आने की बात पूरी तरह भूल जाता है। इसी बीच एक पत्रकार स्थानीय सांस्कृतिक मेले की रिपोर्टिंग करने के लिए कस्बे में पहुंचता है। डाकघर में बेथ की नजर जॉर्ज की लिखी एक चिट्ठी पर पड़ती है, जो रेबेका हैम्स्टेड नाम की किसी महिला के नाम होती है। दोनों बातें करने लगते हैं और सोचते हैं कि गुलाब की खुशबू वाले कागज पर लिखी गई चिट्ठी जरूर प्रेम पत्र होगी। इसलिए बेथ चुपके से उसे डाक पहुंचाने वाली महिला के बैग से निकाल लेती है। तभी वह पत्रकार बेथ के पास आता है। मेले के नाम पर लगी सिर्फ 3 छोटी सी मेजें देखकर वो तुरंत निराश हो जाता है और कहता है, इसे मेला कहते हैं। उसका नाम इलियट मैथ्यू है। वो गजेट अखबार का एक छोटा सा पत्रकार है। काफी समय से किसी बड़ी खबर की तलाश में है, लेकिन उसके संपादकों ने उसे यहाँ भेज दिया है। उसे पूरा यकीन है कि इस जगह पर रिपोर्ट लिखकर उसे कभी तरक्की नहीं मिलने वाली। तभी लिली उसके पास आती है और उससे प्रवेश शुल्क मांगती है। उसे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। इलियट वहाँ से चला जाता है। उसी रात तेज बारिश और गरज के साथ तूफान शुरू हो जाता है। छोटे मेमने गरज से डर जाते हैं। तब सर रिचफील्ड उन्हें समझाता है कि आसमान के सारे बादल कभी भेड़े हुआ करते थे। जब वे देखते हैं कि जमीन सूख रही है तो घास और क्लोवर उगाने के लिए नाचने लगते हैं। यहाँ हर कोई मानता है कि भेड़ें कभी मरती नहीं है, बल्कि बादल बन जाती हैं। किसी को याद नहीं कि सिर्फ मेपल ही जानता है कि ये सब सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस कहानी का साथ देता है। दूसरी ओर हिलकोट जॉर्ज द्वारा दिया गया पैसा तिजोरी में बंद कर देता है। हेम अपने कसाई वाले चाकुओं की धार तेज करता है और उधर बेथ जॉर्ज की चिट्ठी पढ़कर गुस्से से भर जाती है। ठीक उसी समय एलियट की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वो अपनी कार को वहाँ से टो करवा देता है, लेकिन जाते समय उसे दूर कहीं एक तेज रोशनी दिखाई देती है और फिर जॉर्ज के दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई देती है। अगली सुबह भेड़ें जागती हैं और बाहर निकलती हैं, जहां उन्हें जॉर्ज जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। लिली को लगता है कि ये कोई खेल है, लेकिन मेल जॉर्ज की धड़कन जांचता है और समझ जाता है कि वो मर चुका है। लिली मानने से इनकार कर देती है। उसका कहना होता है कि मरना जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो सिर्फ कहानियों में होता है। वो पूछती है कि क्या अब जॉर्ज भी बादल बन जाएगा। मेपल उसे बताता है कि नहीं, सिर्फ भेड़ें ही बादल बनती हैं। लिली अपना सिर जॉर्ज के हाथ पर रख देती है। धीरे धीरे पूरे झुंड को भी ये खबर मिल जाती है। अब जॉर्ज के बिना वे क्या करेंगे। लिली कहती है कि उन्हें जॉर्ज को भूल जाना चाहिए। मेपल लाख मना करता है, लेकिन 3 की गिनती शुरू होते ही सब उसे भूलने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो अपने चरवाहे को इतनी आसानी से भुलाने नहीं देगा। सबको जॉर्ज को याद रखना होगा, क्योंकि एक सच्चे दोस्त को कभी नहीं भुलाया जाता। जॉर्ज ने एक बार उसके साथ इंसाफ किया था और अब वो उसका बदला इंसाफ देकर चुकाएगा। सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि जॉर्ज ने उन सबको
को सिर्फ उनकी ऊन के लिए पाला था और यहाँ की किसी भेड़ को ये तक नहीं पता कि ऊन के अलावा भी किसी भेड़ को पालने की कोई वजह हो सकती है। तभी एक छोटा मेमना सवाल पूछता है, जॉर्ज की हत्या क्यों हुई? रात की कहानियों में तो जो भी मरता है उसकी हत्या ही होती है। ये सवाल लिली के दिमाग में भी एक नई चिंगारी जगा देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच जाती है। केले बताता है कि सबसे पहले उसी ने जॉर्ज की लाश देखी थी। कसाई हेम भी वहां आ जाता है और जॉर्ज की भेड़ों को गिनना शुरू कर देता है। लिली सोच में पड़ जाती है, जॉर्ज बिना टोपी और रेनकोट पहने बारिश में बाहर क्यों निकला होगा? तभी उसकी नजर कैरावैन के अंदर रखे 2 गिलासों पर पड़ती है। इसका मतलब साफ था कि जॉर्ज के साथ वहाँ कोई और भी मौजूद था। तभी रिपोर्टर इलियट भी वहाँ पहुँच जाता है। वो जॉर्ज की तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन ऑफिसर टिम उसे बताता है कि ये सिर्फ दिल का दौरा था, इसमें कोई बड़ी खबर नहीं है। टिम पहले ही कैरावैन के नीचे और आसपास देख चुका था, लेकिन इलियट के इशारा करने पर वो अंदर भी जाकर जांच करता है। टिम ने अपनी जिंदगी में इससे पहले ऐसा कोई मामला नहीं देखा था। इलियट ही सवाल उठाता है कि अगर जॉर्ज को दिल का दौरा पड़ा था तो वो बाहर क्यों आया? उसने भी उन 2 गिलासों पर ध्यान दिया था, लेकिन टिम बार बार यही कहता रहता है कि ये हार्ट अटैक का मामला है और जॉर्ज हार्डी की हत्या नहीं हुई। लेकिन लिली का कहना कुछ और होता है। उसके मुताबिक ये साफ तौर पर हत्या है। जॉर्ज से मिलने कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसे वो जानता था, उसी ने उसे कुछ पीने को दिया। जॉर्ज के शरीर पर किसी चोट का निशान नहीं था, इसलिए जहर दिए जाने की संभावना सबसे ज्यादा थी। और उसके हाथ पर लगा हरे रंग का दाग इस बात का संकेत था कि मरने से पहले वहाँ संघर्ष हुआ था। लिली कहती है कि रात की कहानियों की तरह यहाँ का पुलिस वाला भी बिल्कुल निकम्मा है, इसलिए अब इस हत्या की गुत्थी उन्हें खुद ही सुलझानी होगी। ये सुनकर सेबेस्टियन हंस पड़ता है। वो कहता है कि वे सिर्फ भेड़े हैं, इतनी समझदार नहीं कि हत्या की गुत्थी सुलझा सकें। वो लिली से कहता है कि भले ही वो दुनिया की सबसे होशियार भेड़ हो, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस फार्म से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, इसलिए ये मामला इंसानों पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन लिली किसी की नहीं सुनती और सबको सुराग ढूंढने के काम पर लगा देती है। वो पूछती है कि क्या किसी ने यहाँ किसी को देखा था? तभी सर्दियों वाला मेमना कहता है कि उसने जॉर्ज का भूत देखा था। अंधेरा होने की वजह से वो साफ नहीं देख पाया, लेकिन उसकी खुशबू बिल्कुल जॉर्ज जैसी थी। तभी चर्च की घंटियां बजने लगती है। पूरे कस्बे की बैठक बुलाई गई थी और बात जॉर्ज की ही होने वाली थी, इसलिए भेड़े भी वहां जाने का फैसला करती हैं। लेकिन सेबेस्टियन उन्हें याद दिलाता है कि उनके खुरों ने आज तक घास के अलावा किसी और जगह कदम नहीं रखा है। वे कभी इस फार्म से बाहर नहीं निकले और सचमुच ऐसा ही होता है। जैसे ही लिली और मेपल सड़क के सामने पहुंचते हैं, डर के मारे वहीं जम जाते हैं। उनमें सड़क पर पैर रखने की भी हिम्मत नहीं होती। लिली तो डरकर वहीं लेट जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक मुर्गी बिना किसी डर के आराम से सड़क पार कर जाती है। ये देखकर लिली और मेपल एक दूसरे से सटकर हिम्मत जुटाते हैं और साथ साथ सड़क पार कर लेते हैं। लिली को पूरा विश्वास था कि ये मामला भी रात की कहानियों की तरह सुलझ जाएगा। दोनों कस्बे में पहुंच जाते हैं। वहाँ ऑफिसर टिम कहता है कि उसे जहर वाली जांच के बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। बस इतना सुनते ही सबको यकीन हो जाता है कि जॉर्ज की हत्या हुई थी। उसे यू ट्री के जहरीले फलों में पाए जाने वाले टैक्सीन नाम के जहर से मारा गया था। तभी एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक खूबसूरत युवती उतरती है। टिम उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। उसी समय जॉर्ज की वकील लीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है। वो युवती जॉर्ज की बेटी रेबेका हैंस्टेड होती है। टिम ने जॉर्ज की वसीयत के नीचे लिखे नंबर पर फोन करके लीडिया को बुलाया था, लेकिन उसने खुद वसीयत पढ़ी ही नहीं थी। लीडिया बताती है कि वो उसी दोपहर वसीयत पढ़कर सुनाएगी। बस ये जरूरी है कि रेवरेंड हिलकोट, कैलिब, बेथ, हेम, रेबेका और टिम जिनके नाम वसीयत में हैं, सभी वहाँ मौजूद रहे। लीडिया ये भी बताती है कि रेबेका अमेरिका में रहती है, लेकिन वो अपने पिता की मौत वाले दिन ही डेनब्रुक पहुंच गई है, यानी जिस रात जॉर्ज की हत्या हुई वो पहले से ही इस देश में मौजूद थी। लीडिया टिम की घबराहट देखकर तुरंत समझ जाती है कि ये उसकी जिंदगी का पहला हत्या का मामला है। उधर भेड़े भी किसी तरह वसीयत पढ़े जाने वाली जगह तक पहुंच जाती है। कमरे के अंदर टिम रेबेका से पूछता है कि क्या वो आज ही यहाँ पहुंची है या फिर पिछली रात जब जॉर्ज की हत्या हुई थी तब भी वो इसी देश में मौजूद थी। रेबेका जवाब देती है कि वो कल शाम ठीक 7 बजे इस देश में पहुंची थी, लेकिन आज से पहले कभी डेनब्रुक नहीं आई थी। भेड़े गौर करती हैं कि रेबेका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। तभी रेबेका रोने लगती है और कहती है कि उसे तो आज अपने पिता से मिलने आना था। उधर मेपल की नजर दूसरी खिड़की से दिखाई दे रही एक गाजर पर पड़ जाती है। उसे खाने की कोशिश में वो वहीं फंस जाता है। कमरे के अंदर रेबेका बताती है कि उसका एक जुड़वा भाई भी है जिससे वो कभी नहीं मिली और वो दक्षिण अफ्रीका में रहता है। तभी लीडिया वहाँ आती है और एलियट को बाहर निकाल देती है। वो कहती है कि उसका यहाँ कोई काम नहीं है। इसी दौरान सराय में सूखने के लिए रखे एक तकिए के खोल पर हरे रंग का एक दाग दिखाई देता है। लीडिया बताती है कि उसने जॉर्ज के बेटे पीटर को भी वसीयत पढ़े जाने के लिए बुलाया है। वो समझाती है कि 2 महीने पहले जॉर्ज ने अपनी पुरानी वसीयत की एक प्रति उसे भेजी थी, लेकिन आज वो नई वसीयत पढ़ेगी जो टिम को जॉर्ज की मेज पर मिली थी और जो उसकी
मौत से सिर्फ 3 दिन पहले लिखी गई थी। उसमें जॉर्ज लिखता है कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के साथ उसका कोई न कोई अधूरा हिसाब बाकी है। वो कहता है कि इस कमरे में इस समय एक मूर्ख, एक बुरा चरवाहा, एक वसंत का मेमना, एक सर्दियों का मेमना, एक शिकार और 2 हत्यारे मौजूद है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग बहस करने लगते हैं कि आखिर हत्यारा कौन है और अगला शिकार किसे बनाया जाएगा। इसके बाद जॉर्ज अपनी वसीयत में अपने बेटे पीटर के नाम 300 एकड़ जमीन करता है, जो इस समय कैलेब को पट्टे पर दी गई है। वहीं रेबेका को वो अपने फार्म वाली बाकी 300 एकड़ जमीन, अपनी कैरावैन, अपना खलिहान और अपनी सारी भेड़ें सौंप देता है। पिछली वसीयत में जॉर्ज ने अपनी बाकी संपत्ति एक पशु कल्याण संस्था को देने का फैसला किया था, लेकिन इस नई वसीयत में वो बाकी सब कुछ भी रेबेका के नाम कर देता है। इसमें खाद के 3 बोरे और $30 मिलियन भी शामिल है। 2 साल पहले जॉर्ज ने भेड़ों की ORF नाम की बीमारी की दवा बनाई थी और उसका पेटेंट एक बड़ी कृषि कंपनी को $30 मिलियन में बेच दिया था। तभी मेपल किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकलता है और सामान का एक बड़ा ढेर गिरा देता है। आवाज सुनकर टिम बाहर आता है कि आखिर हुआ क्या है। आंखों पर ऊन छाई होने की वजह से मेपल सीधे टिम से टकराता है और सराय के अंदर घुस जाता है। वो हर चीज से टकराते हुए पूरे कमरे में अफरा तफरी मचा देता है। इसी भगदड़ के बीच टिम की नजर बेथ के हाथ में पकड़ी जॉर्ज की चिट्ठी पर पड़ती है। आखिर में मेपल खिड़की से टकरा जाता है। लोग उसे खाना खिलाते हैं और फिर बाहर छोड़ आते हैं। तभी कैलेब कहता है कि इन भेड़ों को एक नए चरवाहे की जरूरत है, खासकर उस बड़े जंगली मेढ़े को जिसे जॉर्ज कभी कार्निवाल से लेकर आया था। इसके बाद एलियट टिम से पूछता है कि क्या वो कोई बयान देना चाहेगा, लेकिन टिम कुछ नहीं कहना चाहता। तब एलियट कहता है कि उसे एक बड़ी खबर चाहिए और टिम को एक गिरफ्तारी, इसलिए दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। वो बताता है कि पिछली रात जब उसकी कार टो की जा रही थी, तब रात करीब 9 बजे उसने जॉर्ज के खेत के पास एक टॉर्च की रोशनी देखी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी बताया था कि जॉर्ज की मौत रात 8 से 11 बजे के बीच हुई थी। आखिर दोनों साथ मिलकर जांच करने का फैसला कर लेते हैं। उधर भेड़े लिली से पूछती हैं कि उसने अब तक रहस्य क्यों नहीं सुलझाया। रात की कहानियों में तो वो तुरंत कातिल पकड़ लेती थी। लिली कहती है कि असली दुनिया किताबों जैसी नहीं होती। तभी सबकी नजर रेबेका पर पड़ती है, जो हाथ में टॉर्च लेकर बाहर कुछ ढूंढ रही होती है। सर्दियों वाला मेमना उसके पास चला जाता है। भेड़े देखती हैं कि रेबेका से जॉर्ज जैसी खुशबू आती है, लेकिन वो दिखती बिल्कुल उसके जैसी नहीं है। वे सोचती हैं कि शायद वो भी सर्दियों में पैदा हुई होगी, इसलिए जॉर्ज उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। कुछ नासमझ भेड़े तो रेबेका को ही हत्यारिन कहने लगती हैं। जॉर्ज ने उन्हें जो आखिरी किताब पढ़कर सुनाई थी, उसमें बताया गया था कि किसी संदिग्ध की पहचान कैसे कम की जाती है। इसलिए वे तय करती हैं कि किसी को कैरावैन में जाकर वह किताब लानी होगी ताकि उसे ऑफिसर टिम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन किताब लाने का काम वूल आइस को मिलता है, जिसकी आंखें हमेशा ऊन से ढकी रहती हैं और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो कैरावैन के अंदर हर चीज से टकराता हुआ आखिरकार किताब तक पहुंच ही जाता है। फिर वे उस किताब को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ आते हैं ताकि टिम उसे पढ़कर इस हत्या की गुत्थी सुलझा सके। इसके बाद लिली सेबेस्टियन के पास जाती है और उससे पूछती है कि कार्निवाल क्या होता है। सेबेस्टियन बताता है कि वहाँ संगीत होता है, झूले होते हैं और रोज बच्चे उसे प्यार से सहलाते और खाना खिलाते थे। लेकिन जब वो बहुत बड़ा हो गया तो हर रात कार्निवाल वाले उसे एक घेरे में ले जाते, जहाँ उसे एक कुत्ते से तब तक लड़ना पड़ता था जब तक वो लहूलुहान ना हो जाए। फिर एक रात जॉर्ज वहाँ आया। उसने पैसे देकर उसे उन लोगों से छुड़ा लिया और अपने साथ ले आया। लिली पूछती है कि वो उस भयानक जगह तक पहुंचा ही क्यों, अपने झुंड के साथ क्यों नहीं था। सेबेस्टियन धीरे से बताता है कि वो भी एक सर्दियों में पैदा हुआ मेमना है और देर सबेर हर ऐसा मेमना अपने झुंड को छोड़कर कहीं न कहीं चला ही जाता है। अगली सुबह टिम अपनी खिड़की के बाहर खड़ी भेड़ों को देखता है और कहता है कि इस मामले में जब भी कुछ दिलचस्प होता है, ये भेड़ें जरूर दिखाई देती है। इलियट को लगता है कि टिम का दिमाग खराब हो गया है। तभी टिम उसे अपनी जांच की प्रगति दिखाता है। उसने एक चार्ट बनाया है जिसके जरिए वो पता लगाएगा कि 5 संदिग्धों में से किसके पास हत्या करने का साधन, मकसद और मौका था। साधन यानी यू ट्री का जहर, जो चर्च के आसपास हर जगह मौजूद है। लेकिन सबसे मजबूत मकसद सिर्फ रेबेका के पास दिखाई देता है, क्योंकि पूरी दौलत उसी को मिलने वाली थी। अब टिम को सिर्फ ये पता लगाना है कि इन तीनों चीजों का मालिक कौन था, क्योंकि वही असली हत्यारा होगा। ये सब टिम ने उसी किताब से सीखा था। अब वो एक एक करके सबसे पूछताछ शुरू करता है। टिम का मानना था कि हत्यारा वही होगा जिसका नाम जॉर्ज की वसीयत में है, क्योंकि जॉर्ज खुद शाकाहारी था। इसके बाद टिम बेथ से उस चिट्ठी के बारे में पूछता है, लेकिन बेथ कहती है कि वो तो डाक विभाग की गलती थी। फिर टिम कैलेब से पूछता है कि वो उस सुबह जॉर्ज के फार्म पर क्यों गया
गया था। कैलेब बताता है कि जॉर्ज ने उसकी जमीन की लीज रद्द कर दी थी, इसलिए वो उसे दोबारा सोचने का प्रस्ताव देने गया था। वो कहता है कि टिम ने वसीयत पढ़ ही ली है, उसके हिसाब से वही बुरा चरवाहा है। इसके बाद टिम हिलकोर्ट से जॉर्ज द्वारा दिए गए दान के बारे में पूछता है। हिलकोर्ट बताता है कि कुछ समय पहले जॉर्ज उसके पास आया था और उसने बताया था कि चर्च ने उसके बच्चों को गोद लेने के लिए दे दिया था, लेकिन जैसे ही उसकी हालत सुधरी उसने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। चर्च की सख्त नीति के कारण उसे ये नहीं बताया गया कि उसके बच्चे कहाँ हैं, इसलिए हिलकोर्ट ने उससे वो जानकारी देने के बदले पैसे मांगे थे, क्योंकि चर्च की इमारत की मरम्मत के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। हिलकोर्ट कहता है कि बुरा चरवाहा वो नहीं बल्कि कैलेब है। इसके बाद टिम रेबेका से पूछता है कि हत्या वाली रात 8 बजे से 11 बजे के बीच वो कहाँ थी। रेबेका जवाब देती है कि वो एयरपोर्ट के पास वाले होटल में टीवी देख रही थी। तभी टिम उसे उसके असली नाम चैसिटी क्रैम्स से बुलाता है। रेबेका अपना नाम बदल चुकी थी। उसकी पिछली जानकारी खंगालने पर टिम को पता चला था कि कभी उसका संबंध एक जाने माने अपराधी से रहा था और दोनों का एक साझा बैंक खाता भी था। रेबेका कहती है कि ये बात 3 साल पुरानी है और उसे ये नहीं पता था कि वो आदमी अपराधी है। फिर टिम पूछता है कि क्या वो कभी यू ट्री के पास गई है। रेबेका साफ इनकार कर देती है। टिम पूछता है कि क्या वो कभी जॉर्ज के फार्म पर गई थी। रेबेका इसका भी इनकार कर देती है। उधर लिली गहरी सोच में डूबी हुई होती है। बाकी भेड़े उससे कहती हैं कि इतना मत सोचो, हत्यारिन तो रेबेका ही है। तभी सर्दियों वाला मेमना आकर कहता है नहीं, वो अच्छी है, उससे बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आती है। लिली इस बात पर ध्यान देती है। उसे याद आता है कि कल क्लाउड नाम की भेड़ ने भी यही बात कही थी जब उसने रेबेका को दूर खेत में देखा था, लेकिन इतनी दूर से वो उसकी खुशबू कैसे पहचान सकती थी जब तक कि रेबेका पहले वहां आ ही ना चुकी हो। इसका मतलब क्लाउड उनसे कुछ छिपा रही थी। तब क्लाउड उन्हें रेबेका का कंगन दिखाती है जो उसे बहुत पसंद था, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं था। वो बताती है कि हत्या वाली रात रेबेका यहीं आई थी और जब उसने उसके ऊन पर हाथ फेरा था तभी ये कंगन गिर गया था। अब लिली भी मान लेती है कि रेबेका ही हत्यारिन है। उसने पुलिस से झूठ बोला था कि वो कभी यहाँ नहीं आई, जबकि वो पिछली रात भी इसी फार्म पर मौजूद थी। लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि सब लोग शुरू से ही रेबेका से सिर्फ इसलिए नफरत कर रहे हैं क्योंकि वो भी सर्दियों में पैदा हुई थी। उसे पूरा यकीन है कि रेबेका ने ये हत्या नहीं की, उसने उसकी आंखों में देखा था। ये कहकर सेबेस्टियन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब लिली टिम के पास जाने का फैसला करती है। उसी समय मेपल टिम की टोपी उठाकर भाग जाता है। टिम उसके पीछे दौड़ता है और इसी दौरान फार्म में पड़ा वही कंगन उसे मिल जाता है। वो कंगन रेबेका को दिखाकर कहता है कि ये उसके दूसरे हाथ वाले कंगन से बिल्कुल मेल खाता है और ये उसे जॉर्ज के खेत में मिला है, जबकि उसने कहा था कि वो वहाँ कभी गई ही नहीं। टिम के पास रेबेका के कमरे की तलाशी लेने का वारंट भी था। वहाँ उसे एक जोड़ी जूतों के नीचे यू ट्री के जहरीले फल मिल जाते हैं। इसके बाद टिम रेबेका को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन ले जाकर वो उससे पूछताछ करता है। रेबेका कहती है कि अब वो सब सच बता देगी। वो मान लेती है कि जॉर्ज की मौत वाले दिन वो उसके फार्म पर गई थी। जॉर्ज ने उसे एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा था कि वो पिछले 20 सालों से उसे ढूंढ रहा था। उसने अपनी वसीयत की एक प्रति भी भेजी थी, लेकिन उसमें $30 मिलियन वाली बात नहीं थी। जॉर्ज चाहता था कि रेबेका उससे आकर मिले, इसलिए वो उससे मिलने आई थी। दोनों ने काफी देर तक भेड़ों के बारे में बातें की थी। जॉर्ज ने उसे बताया था कि उसने अपनी हर भेड़ का नाम रखा है और वो चाहता है कि उसके बाद रेबेका ही उन सब की देखभाल करे। लेकिन बाद में रेबेका को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि अगर वो सच बता देती तो खुद ही फंस जाती। मगर टिम उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन सुबह रेबेका को काउंटी कोर्ट ले जाकर उस पर आधिकारिक रूप से हत्या का आरोप लगाया जाना था। इसके बाद लेडिया टिम के पास आती है और कहती है कि लगता है जॉर्ज ने गलत मेमने को चुना था। पीटर ने अपनी जमीन और भेड़ें कैलेब को बेचने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब लिली वाली वसीयत के मुताबिक सब कुछ पीटर का हो जाएगा, इसलिए कल सारे कागज तैयार कर दिए जाएंगे। लिली ये सब सुन लेती है। वो चुप हो जाती है और दूर खड़ी रेबेका को देखने लगती है। उसके मन में भी पहली बार शक पैदा होने लगता है। तभी मेल कहता है कि कैलेब का चरागाह तो बार के दूसरी तरफ है, क्यों ना चलकर अपने नए झुंड से मिला जाए। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं कैलेब की भेड़ें सामने आ जाती हैं। उनके चेहरे इतने काले थे कि उन्हें ठीक से देखा तक नहीं जा सकता था। वे फ्रेंच नस्ल की भेड़ें थी। लिली कहती है कि अब कैलेब ही उनका नया चरवाहा बनने वाला है। तभी उनमें से एक भेड़ आगे आती है और सिर्फ एक शब्द कहती है, भागो। उसी पल कैलेब के कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठती है और उसकी सारी भेड़ें देखते ही देखते गायब हो जाती हैं। बाहर निकलने के बजाय लिली और मेपल गलती से कैलेब के खलिहान के अंदर और गहराई तक पहुंच जाते हैं। वहां बड़े बड़े गत्ते के डिब्बों पर डेनब्रुक मीट्स लिखा हुआ था। साफ था कि कैलेब और हेम ने मिलकर मांस का कारोबार शुरू कर दिया था। तभी वहां कुत्ते पहुंच जाते हैं। लिली और मेल अपनी जान बचाकर भागते हैं। कुत्ते उनका पीछा करने लगते हैं। तभी अचानक सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है और उन्हें बचाने के लिए कुत्तों से भिड़ जाता है। आखिरकार कुत्ते वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में सेबेस्टियन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। वो उठ भी नहीं पाता। लिली कुछ समझ नहीं पाती। मेल धीरे से कहता है कि वो मर रहा है।
ये सब देखकर लिली को पहली बार एहसास होता है कि भेड़ों के बादल बनने वाली कहानी झूठ थी। अपनी आखिरी सांसों में सेबेस्टियन को जॉर्ज दिखाई देता है। तभी दूर से कैलब को आता देखकर मेपल तुरंत लिली को वहाँ से ले जाता है। दोनों बाकी भेड़ों के पास पहुंचकर उन्हें आवाज देते हैं, चलो हमारे साथ चलो। लेकिन जैसे ही बाकी भेड़ें सड़क के पास पहुंचती हैं, डर कर वहीं रुक जाती हैं। लिली उन्हें बताती है कि सेबेस्टियन मर चुका है और अगर वे आज रात यहाँ से नहीं निकले तो सबकी यही हालत होगी। कैलब भेड़ों को खाना बना देता है, लेकिन बाकी भेड़ें कहती हैं, ऐसी डरावनी बातें मत करो। वे तय करती हैं कि लिली की कही सारी बातें भूल जाएंगी। लिली लाख रोकती है, फिर भी सब कुछ भूलकर वापस अपने चरागाह में लौट जाती है। तब लिली मेपल से पूछती है, क्या आज रात पहली बार नहीं था जब मैंने किसी भेड़ को मरते देखा? मेपल कहता है कि उसे सारी बुरी बातें याद है, लेकिन उसे अच्छी बातें भी याद है, जैसे अपनी माँ का चेहरा और अपने पुराने दोस्त, और वो हमेशा सेबेस्टियन को भी याद रखेगा। वो जानता है कि ये बहुत दर्द देता है, लेकिन अगर लिली सब भूल गई तो वो बाकी भेड़ों को कभी नहीं बचा पाएगी। जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें हमारी यादें ही जिंदा रखती हैं। लिली सब कुछ भूलने के लिए कैरावैन की ओर बढ़ ही रही होती है कि तभी उसे अपने सामने जॉर्ज बैठा दिखाई देता है। लिली पूछती है, क्या आप सचमुच यहाँ हैं? जॉर्ज कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे नहीं भुलाया। वो कहता है कि कैलेब उसके झुंड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि लिली उन्हें बचा लेगी। अगर वो असली हत्यारे का पता लगा ले तो रेबेका को पूरा झुंड मिल जाएगा और सब सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन लिली समझ नहीं पाती कि वो ये कैसे करेगी। तभी अचानक उसे जॉर्ज के हाथ पर लगा हरे रंग का दाग याद आता है। उसी पल सारी बातें उसकी समझ में आ जाती हैं। अब उसे पता चल जाता है कि असली हत्यारा कौन है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि वो घास का दाग नहीं था। तभी सर्दियों वाला मेमना भी उसकी मदद के लिए आ जाता है, वही मेमना जो कभी कुछ नहीं भूलता। लिली पहले उसकी एक टांग पीले रंग में डुबोती है, फिर दूसरी टांग नीले रंग में। इसके बाद वो मेमना पुलिस स्टेशन पहुंचता है। रेबेका ये सब देख रही होती है। वो मेमना जमीन पर कुछ लकीरें बनाता है और लिली उसे इशारों से रास्ता दिखाती रहती है। अगली सुबह टिम वहाँ आता है और उन निशानों को देखता है। रेबेका उसे बताती है कि ये सब एक मेमने ने बनाया है और वो किसी दूसरी भेड़ के कहने पर ऐसा कर रहा था। टिम देखता है कि जॉर्ज से जुड़ी दो रेखाएं बनी हुई हैं। एक तरफ रेबेका थी और दूसरी तरफ पीले रंग के बीच हरा रंग बना हुआ था, लेकिन उसे इसका मतलब समझ नहीं आता। जैसे ही वो उसे मिटाने के लिए हाथ फेरता है, पीला और नीला रंग मिलकर उसके अपने हाथ पर हरा रंग बना देते हैं। उसी समय उसके दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। थोड़ी देर बाद और पुलिस वाले रेबेका को काउंटी कोर्ट ले जाने के लिए पहुंच जाते हैं। टिम उसे उनके हवाले कर देता है, लेकिन कागजों पर दस्तखत करने के तुरंत बाद उसकी नजर सर्दियों वाले मेमने की रंगी हुई टांगों पर पड़ती है। उसी पल पूरी सच्चाई उसकी भी समझ में आ जाती है। वो तुरंत रेबेका को जाने से रोक देता है और कहता है कि उसने ये हत्या नहीं की। अब वो सब समझ चुका था, आखिर जॉर्ज का असली हत्यारा कौन था। डेनब्रुक पहुंचते ही रेबेका सबसे बड़ी संदिग्ध बन गई थी, क्योंकि उसने जॉर्ज के फार्म पर आने के बारे में झूठ बोला था और असली हत्यारा यही चाहता था। असली कातिल था पीटर। जैसे जॉर्ज ने अपनी वसीयत की एक प्रति रेबेका को भेजी थी, वैसे ही उसने उसके जुड़वा भाई को भी भेजी होगी। वहीं से उसे $30 मिलियन वाली दौलत का पता चला। तब उसने ये सारी संपत्ति हथियाने की योजना बनाई। अगर किसी हत्या के शिकार की वसीयत में पूरी दौलत तुम्हारे नाम हो तो सबसे पहले शक तुम पर ही जाता है, लेकिन अगर वही दौलत तुम्हारी बहन के नाम हो और वो हत्या के आरोप में फंस जाए तो आखिरकार पूरी संपत्ति अगले वारिस को मिल जाती है। और पीटर भी अपनी बहन की तरह अपना नाम बदल चुका था। वही असल में एलियट मैथ्यूज था, जिसे सर्दियों वाले मेमने ने जॉर्ज का भूत समझ लिया था। एलियट काफी समय से इसी देश में रह रहा था। जॉर्ज ने उसे बता दिया था कि रेबेका उससे मिलने आने वाली है। बस यहीं से उसे अपनी योजना पूरी करने का मौका मिल गया। वो मेले की रिपोर्टिंग के बहाने यहाँ आया, फिर दिखावे के लिए शहर छोड़ने का नाटक किया, लेकिन कार दुर्घटना के कारण वापस लौट आया। उसी रात रेबेका के जाने के बाद वो जॉर्ज के पास पहुंचा, उसके पेय में जहर मिला दिया और नई वसीयत वहाँ रख दी। लेकिन जॉर्ज उससे ज्यादा ताकतवर निकला। दोनों के बीच हाथापाई हुई, मगर आखिरकार जॉर्ज की मौत हो गई। वसीयत पढ़ते समय फोन आने का बहाना बनाकर बाहर जाने वाला भी एलियट ही था। वही चुपके से रेबेका के कमरे में घुसा और उसके जूतों के नीचे यू ट्री के जहरीले फल रखाया था। लेकिन एलियट अपने पीछे एक ऐसा सुराग छोड़ गया था जो जॉर्ज के हाथ पर मौजूद था। जॉर्ज के हाथ पर दो अलग अलग रंगों के निशान थे, एक नीला और दूसरा हरा। नीला रंग उस दवा से आया था जिसे जॉर्ज खुद बनाया करता था, जबकि हरा रंग नीले और पीले रंग के मिल जाने से बना था। जिस रात एलियट ने जॉर्ज की हत्या की थी, उस रात जिस तकिए के खोल पर वो सोया था उस पर भी हरे रंग का दाग मिला था। पीला रंग एलियट के बालों से आया था। हाथापाई के दौरान जॉर्ज ने उसके बाल पकड़ लिए थे और उनमें लगा सस्ता जल्दी जल्दी किया गया हेयर डाई उसके हाथ पर उतर गया था। एलियट ने यहाँ आते समय जल्दबाजी में अपने बाल रंग लिए थे ताकि वो दिखने में ना तो जॉर्ज जैसा लगे और ना ही रेबेका जैसा। एलियट इन सभी आरोपों से साफ इनकार कर देता है। तब टिम उसके सिर से एक बाल तोड़ लेता
लेता है। इलियट कहता है कि वो मानता है कि उसके बाल असली सुनहरे नहीं हैं, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। टिम कहता है कि उसने वो बाल ये जांचने के लिए नहीं लिया कि वो असली सुनहरा है या नहीं, बल्कि डीएनए जांच के लिए लिया है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि इलियट ही जॉर्ज हार्डी का बेटा है। इसके बाद सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। ये सुनते ही इलियट वहाँ से भागने लगता है। तभी वे दोनों मेरे आ जाते हैं, जिन्हें चीजों से टक्कर मारना बहुत पसंद था। लिली उन्हें इशारा करके कहती है, जाओ उसे टक्कर मारो। दोनों मेरे तुरंत इलियट की कार पर जोरदार टक्कर मारते हैं और उसकी कार को रोक देते हैं। इलियट गिरफ्तार हो जाता है। टिम रेबेका से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। सर्दियों वाला मेमना भी रेबेका से मिलने आता है। टिम लिली की तरफ भी शुक्रिया भरी नजर से देखता है। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सर्दियों वाला मेमना वहीं रह जाता है। फिर बेथ रेबेका को वो चिट्ठी देती है जो जॉर्ज ने लिखी थी और जिसे उसने प्रेम पत्र समझकर अपने पास छिपाकर रख लिया था। बेथ जॉर्ज से प्यार करती थी, लेकिन रेबेका की माँ के बाद जॉर्ज कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाया। रेबेका कहती है कि उसे तो अपनी माँ का नाम तक नहीं पता। तब बेथ बताती है कि उसकी माँ का नाम लिली था। तभी हेम और कैलेब वहाँ आते हैं और रेबेका से उसकी भेड़े और फार्म खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन रेबेका साफ मना कर देती है क्योंकि वे दोनों भेड़ों के हत्यारे थे। उन्हें तो जॉर्ज की किसी भी भेड़ का नाम तक नहीं पता था, जबकि रेबेका हर एक भेड़ का नाम जानती थी। इसके बाद रेबेका अपना नाम भी बदलने का फैसला करती है। वो रेबेका हैम्स्टेड की जगह रेबेका हार्डी बन जाती है। फिर वो कैलेब की सारी भेड़ें खरीद लेती है और जॉर्ज के फार्म पर पहुंच जाती है। वहाँ वो लिली से मिलती है, जिसका नाम उसकी माँ के नाम पर रखा गया था। अब जॉर्ज की जगह रेबेका सभी भेड़ों को अपने सामने बैठाकर उन्हें कहानियां पढ़कर सुनाती है। तभी लिली उठकर सर्दियों वाले मेमने के पास जाती है और उसका नाम जॉर्ज रख देती है। फिर वो उसे अपने साथ ले आती है और आखिरकार पूरा झुंड भी उसे अपना सदस्य मान लेता है। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी अनोखी मिस्ट्री कहानी जिसमें इंसानों से पहले भेड़ों ने असली कातिल का पता लगा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।